नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय प्रशासन की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी, यानी कि भारतीय प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर हम विकास की बात करें तो कोई भी देश विकास के मामले में दो प्रकार के भागों में विभाजित होता है। पहला विकसित देश होता है, दूसरा विकासशील देश होता है। तो जो हमारा देश है यानी कि भारत है, वह भी एक विकासशील देश है, अभी विकसित नहीं हुआ है। और विकसित देश बनने के लिए इसको और अधिक प्रयास करना पड़ेगा। जो हर एक देश की अपनी एक प्रशासन प्रणाली होती है और उसकी कई विशेषताएं भी होती हैं, और उसी के आधार पर हम देश के प्रशासन का संचालन भी करते हैं। किसी भी देश के प्रशासन की व्यवस्था जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उस देश के विकास में। जैसे कि प्रशासन की प्रकृति हो गई, सामाजिक परिवेश हो गया, साहित्य कला हो गया, संस्कृति हो गई, जन कल्याण हो गया, नैतिकता हो गया, ये सब उस देश के बारे में हमें बताती है। तो हमारे देश की भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका है, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं हमारे प्रशासन की, भारतीय प्रशासन की। आइए देख लेते हैं। वह सबसे पहला है एकीकृत प्रशासन प्रणाली। भारतीय जो शासन प्रणाली है वह संघात्मक एकात्मक व्यवस्था के एकीकृत के रूप में कार्य करती है, और यह भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के स्वरूप का भी निर्धारण करती है। लोक प्रशासन, यह सरकार की 3 शाखाओं यानी कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका, इनमें बांटा गया है। और ये उन सरकारी प्रयत्नों के लिए प्रत्येक पहलू की समीक्षा करता है जो कि कानून और लोकतांत्रिक क्रियान्वयन करने के लिए लागू हुए हैं। उसके बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चयन प्रणाली। अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम प्रतिनिधियों का जो चुनाव करते हैं वह कई तरीकों से करते हैं। भारत में प्रशासनिक अधिकारियों का जो चयन होता है वह चयन के आधार पर किया जाता है, योग्यता को आधार पर किया जाता है, और इसके मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण हेतु एक निश्चित पद्धति, निश्चित प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि सरकारी सेवा योजनाओं के लिए भर्ती के लिए लिंग, जाति, धर्म, नस्ल के भेदभाव को समाप्त करके एक निष्पक्ष चयन का चुनाव करते हैं। हालांकि लिंग, जाति भेद ये सब थोड़ा बहुत चलता ही है, परंतु फिर भी ये थोड़ा सा भिन्न है। प्रशासनिक सेवा में निष्पक्ष चयन के लिए संविधान द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, जो कि सामान्यतः सरकार आयोग के चयन को स्वीकार करती है। और कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं जब आयोग इसको अस्वीकृत करती है, तो इसका कारण संसद के दोनों सदनों में इसको बताना पड़ता है। इसके अलावा आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान। हमारे देश में, हमारे प्रशासन की प्रणाली में समाज में निर्बल और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए प्रशासनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। संविधान में भी यह स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है कि इन वर्गों के सदस्यों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए यदि सरकार उनके लिए सेवाओं में आरक्षण का एक विशेष उपबंध शामिल करेगी। जैसे कि आज भारत की केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण दिया है। इसके अलावा अपने अपने कुछ राज्य भी हैं जो अपने अपने राज्य क्षेत्रों में एक आरक्षण वृद्धि के लिए एक कानून बना दिए हैं। कुछ लोग तो 50% से अधिक आरक्षण जो है देने की बात करते हैं, परंतु 50% से अधिक आरक्षण न्यायिक फैसले के अनुसार नहीं दिया जा सकता। जैसे कि राजस्थान के कुछ राज्यों ने 68% तक जो है आरक्षण का प्रावधान रखा है, बट ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, माहौल बिगड़ जाएगा। भाई आप 50% का आरक्षण, 68% का आरक्षण दे देंगे तो बाकी के लोग क्या करेंगे? तो सीधे सीधे उठा के उनको रख दो ना। इसके अलावा प्रशासनिक उद्देश्यों का स्पष्ट वर्णन।
हमारी भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में जो भारतीय प्रशासन के उद्देश्य हैं, यानी कि न्याय, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता, ये संविधान की जो प्रस्तावना के अनुरूप है, इसका विकास जो है वह प्रशासन का अर्थ विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था करना है और इसका विकास प्रशासन में जनसंपर्क करना है, जन सहयोग करना है और इस पर ध्यान देना है, यानी कि प्रशासन का विकास करना। इसके अलावा संसदीय प्रणाली, कार्यपालिका का गठन, जिसमें कि वास्तविक रूप से कार्यपालिका की शक्ति जो मंत्रिपरिषद के पास होती है, और संसदीय प्रणाली जो कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की प्रणाली है, जिसमें कि कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। इसमें राज्य का जो मुखिया होता है, यानी कि राष्ट्रपति होता है, और जो सरकार का मुखिया होता है वह प्रधानमंत्री होता है। अब इसी में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने अपने अधिकार क्षेत्र दे दिए गए हैं, जिससे कि जो प्रशासनिक दुरुपयोग है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है।